हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर है ये स्टैंडर्ड 11th का। और ये लेक्चर उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th से 11th में आ चुके हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। बट आई होप आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही आएगा, आप 11th में आ जाएंगे। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि स्टैंडर्ड 10 टू 11th मूविंग के वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आपको चैनल पर वो वीडियो मिलेगा, आप उसको प्लीज़ देखें सो दैट आपकी स्टडीज़ जो एजुकेशन है वो उतना परफेक्ट रहे कि आप उसे इंजॉय भी करें। और अल्टीमेटली आपका जो एम है, जो सपने आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एयरक्राफ्ट बनाऊंगा, या मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा, मुझे कार और उसके इंजन्स से बहुत लगाव है, या मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी लगाव है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनूंगा, या मैं मेडिकल में जाऊंगा, या मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, मैं एडवोकेट बनूंगा। कुछ भी आपके ऐसे कई सपने हो सकते हैं। बट इन सपनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन, मेन 12th तक का एजुकेशन। 10th तक तो काफ़ी इजी रहता है, हम खेल कूद के साथ साथ एजुकेशन ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन 11th और 12th में अच्छी प्लानिंग चाहिए। आप लोगों को अब काफ़ी बड़ा मान लिया जाता है। 10th तक तो बच्चे ही कहते हैं, बट 11th और 12th आप धीरे धीरे यूथ की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत यंगस्टर्स है। तो इस वक्त में आपको जो 11th 12th एक कंपलसरी है, आप स्किप नहीं कर सकते इसको। 10th के बाद भी आपको ये 11th 12th या डिप्लोमा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई को आप स्किप नहीं कर सकते। बट साथ साथ में आप अपने सपनों को, आपके ड्रीम्स को भी स्किप नहीं कर सकते। तो पढ़ाई भी करनी है और जो आपके ड्रीम्स है, एम्स है, उसके लिए भी आपको तैयार होना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ सजेशंस, गाइडलाइंस दूंगा। तो स्टैंडर्ड 11th और 12th के साथ साथ आप अपने ड्रीम्स को भी, ड्रीम्स के तरफ भी आगे कैसे बढ़े। तो स्टैंडर्ड 11th और 12th ये काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। जो भी आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं वो ऑब्वियसली 11th 12th में यूज़फुल होगा। सो स्टैंडर्ड 11th 12th में बहुत सारे ऐसे नए कंसेप्ट्स हैं जो आप देखेंगे। अब सारे कंसेप्ट्स 11th 12th के पूरे सिलेबस की बात करें तो इट्स रियली ए चैलेंज कि सब कुछ हम लोग पढ़ पाए। 12th में अच्छे मार्क्स करना, स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, बट 100% सिलेबस कंप्लीट तुम लोग कर सको, प्रैक्टिस कर सको, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मीन्स इट्स एन अनएंडिंग टास्क, मतलब जितना भी करो उतना कम है। प्रेशर ऑलरेडी रहता है, स्कूल की पढ़ाई करो, JEE की प्रिपरेशन करो, नीट की प्रिपरेशन करो, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर तुम लोगों पे होते हैं। तो इन सब प्रेशर में कैसे वर्क करें। तो सबसे पहला तो जो भी आप टीचिंग्स देखेंगे स्कूल में, ट्यूशन्स में, मेरे इस चैनल पे, अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे मैंने कहा कि वॉट एवर योर ड्रीम्स आर, तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे जो टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होगी उसमें हेल्पफुल रहेगी। तो जो भी टीचिंग्स चलती है उसको मैक्सिमम गेन करने का ट्राई करो, मैक्सिमम उसको सीखने की कोशिश करो। ये नॉलेज आगे जाके आपको 100% कुछ ना कुछ काम में आएगा। पढ़ाई का इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपका दिमाग पूरा खोल देता है, आपको जो आप सोचने की कैपेसिटी है वो आपकी बहुत बड़ी कर देता है। तो फ्यूचर में आप चाहे जो भी हॉबीज़ करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें ये नॉलेज डायरेक्टली भले ही यूज़ ना हो, ट्रिग्नोमेट्री शायद कहीं पे यूज़ नहीं होगा, राइट, मे बी एल्जीब्रा कहीं पे यूज़ नहीं होगा, लेकिन इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपके न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन को इतना एक्टिवेट कर देती है कि आप लोगों को सही सोचना ये आ जाता है, क्या डिसीजन लेना है, राइट, अगर दो रास्ते मिलते हैं तो कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, किसको जाने देना है। खुद की हॉबीज़ भी साथ साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं जॉब के साथ साथ में, तो कैसे कर सकते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट आपको पढ़ाई सिखाएगी, मेहनत करना ये सिखाएगी आपको कि बैठ के मेहनत कैसे करते हैं। क्योंकि इट्स रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि बुक्स लेके बैठो, प्रैक्टिस करो, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है तो भी उसको लेके बैठे रहो। इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, इट्स अ चैलेंज, और ये हर किसी के लिए नहीं है। बट
आप जितना ज़्यादा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इस चैलेंज को जीतने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा, उतना ही ब्राइट, उतना ही हैप्पी आपका फ्यूचर होगा। सो दैट इज़ व्हाट 11th एंड 12th मीन्स। रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th, इट्स वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। बुक्स चाहे आपकी छोटी हो बड़ी हो, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है, जो कंसेप्ट है, बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें नई भी है और बहुत सारी चीज़ें जो आपने 10th तक पढ़ी है वो भी यूज़फुल होंगी। तो अल्टीमेटली टू कंक्लूड इन वन सेंटेंस, स्टैंडर्ड 11th और 12th सीरियसली लो, क्योंकि ये आपका फ्यूचर बनाने वाला है। तो सीरियसली पढ़ो, जितना हो सकता है उतना टाइम बुक के साथ में स्पेंड करो। आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ है, जिसको मैं नॉनसेंस बोलता हूँ, जैसे कि फालतू में टीवी देखते रहना, मूवीज़ देखते रहना, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना, फेसबुक को स्क्रॉल करते ही जाना घंटों तक, ये सारी बहुत बुरी आदत है, कैंसर जैसी है। इससे दूर रहो, बुक्स के साथ में टाइम स्पेंड करो। कुछ नहीं आ रहा है तो गूगल का यूज़ करो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के, तो उसका यूज़ करो, सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यही सब नॉलेज आपका फ्यूचर बिल्ड करेगा, राइट। सो स्टार्टिंग विद द स्टैंडर्ड 11, सबसे पहला 0 चैप्टर बोलते हैं इसको, बेसिक मैथ्स। व्हाट इज़ देयर इन दिस बेसिक मैथ्स? सो इस बेसिक मैथ्स में जो टॉपिक्स है, सबसे पहले वाला टॉपिक है अलजेब्रा। सबको पता होगा ये वर्ड्स, तुम लोग स्टैंडर्ड 6 या स्टैंडर्ड 5th से सीखते आ रहे हो। a+b² a-b², एक्सपांशन, फैक्टराइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड अलजेब्रा। सो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जो भी आपने 10th तक पढ़ा है वो नॉलेज सफिशिएंट है। आपको ये फॉर्मूला सारे आने चाहिए जो मैंने बोले, a+b² a-b², a+b², बहुत सारे जो भी है, राइट। फिर सेकेंड सेक्शन जो बेसिक मैथ्स में है, दैट इज़ ग्राफ। तो रिगार्डिंग ग्राफ ऑल्सो यू माइट हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9th एंड 10th। ग्राफ प्लॉट करते थे हम लोग, स्ट्रेट लाइन बनाते थे, फिर वो स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग बार ग्राफ प्लॉट करते थे, राइट। तो उसके अलावा भी थोड़ा एक पार्ट ग्राफ का इंक्लूड होता है बेसिक मैथ्स में, राइट। इस तरह के ग्राफ्स अगर आपने देखे हो, ऐसे ग्राफ्स, ये कर्व ऐसे, ऐसा कर्व, ऐसा कर्व, राइट, ऐसा कर्व। सो इन सब ग्राफ का भी मीनिंग है। ये सब ग्राफ कैसे आए, इसका क्या मतलब होता है, इसमें से हम लोग क्या जान सकते हैं। ये ग्राफ में इधर लिखा होगा टाइम, इधर लिखा होगा एक्स, किसी ग्राफ में लिखा होगा वेलोसिटी, किसी ग्राफ में लिखा होगा टाइम, राइट। सो इन सब में से हम लोग क्या गेन कर सकते हैं, क्या डेटा यूज़ करके इन ग्राफ को प्लॉट करते हैं, दैट ऑल थिंग्स आर देयर इन स्टैंडर्ड 11 इन द चैप्टर्स। तो जब उस चैप्टर्स पे आएंगे तब इन ग्राफ के बारे में तुमको और डिटेल्स जानकारी मिलती जाएगी। बट कीप दिस इन माइंड, दिस आर सम शेप्स ऑफ द ग्राफ, एंड फॉर योर मोर नॉलेज इफ आई से दिस इज़ ए एक्सपोनेंशियल ग्राफ। दिस ऐसा कर्व जो होता है उसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं। ऐसा e⁻x ऐसा कोई भी टर्म आता है तो उसका ग्राफ इस तरह से होता है। ये ग्राफ क्वाड्रेटिक यानी ऐसा जो इक्वेशन होता है ax² + bx + c, अगर इस इक्वेशन का भी, इस पॉलिनोमियल का भी अगर ग्राफ प्लॉट करो तो वो इसी तरह का कर्व मिलता है। क्या हासिल होता है इन सब से, ऐसे कर्व से क्या डेटा मिलता है। सो जब भी ये कर्व आएंगे तब उसके बारे में डिटेल डिस्कशंस बुक्स में भी दिए रहेंगे और मैं भी करूँगा। दिस ग्राफ इट इज़ ए, सो ये वाला ग्राफ e⁻⁻x के लिए यूज़ होता है। e⁻⁻x इस तरह के शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोला। ये पैराबोला का शेप है। पैराबोला भी 4 अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसा यू आता है, फिर अगर 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लो तो ऐसा उल्टा यू आता है, फिर इधर भी इस शेप का यू आता है, इधर भी यू आता है। सो ये मैथ्स में बहुत डिटेल्स में है, इसका पूरा एक चैप्टर है मैथ्स में। तो ड्यूरिंग मैथ्स में जब इसका डिस्कशन होगा तब डिटेल्स पता चलेगी कि व्हाट डज दिस ग्राफ मीन, क्या इससे हम लोगों को मिलता है। ये भी एक पैराबोला का ही ग्राफ है। पैराबोला, इसके भी इक्वेशंस होते हैं इसी टाइप के, राइट। सो एक सेक्शन ये है बेसिक मैथ्स में ग्राफ,
तो कोई भी ग्राफ को देख के अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चैप्टर में जो भी ग्राफ यूज़फुल है उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशंस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक जो है बेसिक मैथ्स में है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स फिज़िक्स दोनों के लिए आई विल से ये ऐसा है ना कि जीवन में जैसे पानी ज़रूरी होता है वैसा ही ट्रिग्नोमेट्री है। ये लाइक थ्रू आउट द लाइफ अगर आप साइंस फील्ड में पढ़ते हो तो ट्रिग्नोमेट्री थ्रू आउट आपको काम में आएगा, बहुत ज़रूरी है। तो 10th स्टैंडर्ड तक तुम लोगों ने साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसाइन, कॉट देखा है। उसके अलावा भी दूसरे फंक्शंस है, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ है और फॉर्मूलाज भी है। ऑलरेडी मेरे लिंक में आपको मिलेंगे या मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज मैंने भेजे हुए हैं। साइन ए प्लस बी, तो इसका एक्सपांशन होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो इसको फ़िलहाल मगअप कर लो एज इट इज़। ट्रिग्नोमेट्री आई विल से स्टैंडर्ड 11th में ये एटलीस्ट 40-50% वेटेज है इसका, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ होता है। तुम लोगों ने 10th में हाइट एंड डिस्टेंस देखा तो उसमें कैसा वर्ड प्रॉब्लम्स थे कि भाई एरोप्लेन वहाँ है, हम ग्राउंड पे है, तो एंगल कितना बनेगा या एरोप्लेन की हाइट ढूंढो वगैरह वगैरह। सो वो एक एप्लीकेशन 10th में सीख चुके हो। उसके अलावा भी वैसे कुछ कंसेप्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। सो व्हेन वी स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री mathematics, that time we will discuss, but for time being all such formulas you memorize। तो जब भी इसका डिस्कशन होता है तब तुम लोगों को थोड़ा इजी रहेगा। हाँ, फॉर्मूला आता है तो इसका यूज़ करना इजी रहेगा, नहीं तो जब एग्जैक्टली सम आएगा ना तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी क्या है, कभी सुना ही नहीं है। तो एक बार पढ़ लोगे तो इट विल रिमेन इन द ब्रेन और कंफर्टेबल रहेगा। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स होके प्रेजेंट होती है। जैसे चैप्टर 1 ही जब स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का, तो चैप्टर 1 में तो नहीं, बट चैप्टर नंबर 3rd टॉपिक में जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस के बाद में आता है एरर्स, उन टॉपिक्स में ऐसा लगेगा कि कितनी सारी चीज़ें मिक्स हो रही है। सो इसीलिए ये बेसिक मैथ्स है कि आइडिया रहे नहीं भाई ऐसा कुछ होता है और वो अब आ रहा है। तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, 100% डिटेल्स नहीं है, सिर्फ 10% चीज़ें हैं जो इस लेक्चर में तुमको मिलेगी। इसको एज इट इज़ ग्रास्प करो, चाहे समझ में आए या ना आए। सो ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में जो 4th नंबर का टॉपिक है वो है लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स भी स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो पढ़ा है लॉगरिदम वैसा ही रहता है, लॉगरिदम में कुछ नया नहीं आता है। आपको लॉग टेबल्स ढूंढते आना चाहिए, लॉगरिदमिक वैल्यूज़ कैलकुलेट करते आना चाहिए, राइट। लॉग के रूल्स है कुछ सारे, ऐसे सब रूल्स तुमने देखे होंगे। लॉग a इंटू बी, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग a प्लस लॉग b, राइट। लॉग a अपॉन b इज़ लॉग a माइनस लॉग b। सो ये सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, कंपलसरी आने चाहिए। तुम्हारे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में से ये तुमको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, और नहीं तो फिर जैसे मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी सेंड यू PDF, उस PDF में ये सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। तो नहीं आते हैं तो लर्न कर लो, और यूज़ तो जहाँ पे होगा तब हम सीख लेंगे कि इसको यूज़ भी कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो बेसिक मैथमेटिक्स में टॉपिक है वो है फंक्शन एंड लिमिट्स। अब ये कुछ एटम बॉम्ब जैसा है, फंक्शन वर्ड सुना होगा, लिमिट नहीं सुना होगा, तो ये हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट डज़ इट मीन। फिर 6th वाला टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और लास्ट टॉपिक है 7th वाला इंटीग्रेशन, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ ए फंक्शन। तो फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो बचपन में तुम लोगों ने सेट्स पढ़ा था, राइट। हम लोग ऐसा सेट बनाते हैं कि लेट ए बी ए सेट विच इज़ दी कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, राइट। सारे बॉयज़ के नाम लिख देते थे कि 30 बॉयज़ है, 40 बॉयज़ है। देन लेट बी द सेट कलेक्शन ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, तो इसमें भी सारे तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के नाम आएंगे, माँ बाप भाई बहन, तुम खुद, दादा दादी, राइट। तो ये है सेट। अब सेट्स में याद होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेट्स, राइट।
there are two types of the set which contains limited elements countable elements, जैसे ये मैंने तुमको एग्जांपल दिए ए और बी, और दूसरे सेट्स आते हैं जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक और सेट में बना दूँ स्टार्स इन द स्काई, काउंट नहीं कर सकते इसको हम लोग, अनकाउंटेबल है। इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लीव्स ऑन ए ट्री, तो ये भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, राइट। अब जो ये वाले सेट्स है, इन सेट्स में से आता है रिलेशन में तुम लोगों ने अगर ऐसा सब पढ़ा हुआ है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेट बनाता हूँ, आई राइट डाउन 2 4 6 then 48, राइट। तो अब इसमें तुमको एक रिलेशन मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है कि भाई ये जो सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि सेट ए को अगर तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेट बी के एलिमेंट्स मिलेंगे, तो इसको हम रिलेशंस कहते हैं। पहले जब मैथ्स की शुरुआत हुई तब जो फिलोसोफर्स थे, जो बहुत पहले के थिंकर्स थे, राइट, उन लोगों ने सोच के सेट्स का इन्वेंशन किया कि भाई ऐसा एक कलेक्शन हम लोग बना सकते हैं जिसमें सारे मेल हो, ऐसा एक कलेक्शन बना सकते हैं जिसमें सारे फीमेल्स हो, ऐसा एक सेट बना सकते हैं जिसमें सारे बॉडी ऑर्गन्स हो। तो ये सबसे पहला बेसिक मैथ्स इन्वेंट हुआ था कि सेट्स। फिर सेट्स में से उन लोगों ने सोच के ऐसा रिलेशन इन्वेंट किया, तो इन रिलेशंस में से फिर इन्वेंशन आया फंक्शन का। रिलेशन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में कब कन्वर्ट होता है उसकी एक कंडीशन है, वी विल नॉट डिस्कस दैट कंडीशन हियर, वो 12th स्टैंडर्ड में आएगी कि रिलेशन में से फंक्शन कैसे बनता है। बट फंक्शंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया, सेट्स आए, सेट्स में से रिलेशंस बने इस तरह के, राइट। कोई भी रिलेशंस तुम बना सकते हो। दूसरा भी एग्जांपल अगर लेना चाहो तो इधर ऐसे सपोज मैं लिख देता हूँ फादर, और इधर मैं ऐसा लिख देता हूँ लेडी, बॉय, गर्ल। तो फादर सबसे रिलेटेड है कि ही इज़ ए हस्बैंड ऑफ लेडी, ही इज़ ए फादर ऑफ ए बॉय, ही इज़ ए फादर ऑफ ए गर्ल। सो रिलेशन सिंपल जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड रिलेशंस, राइट। और वो रिलेशंस में से फिर आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। इजी लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब है y इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन x। इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे कि मुझे ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2x, राइट। ये एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x। तो ऑब्वियसली इस तरह का तुम लोगों ने ये टेबुलर फॉर्मेट भी बचपन में बनाया ही होगा कि सपोज y की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y क्या मिलेगा 2, x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो y क्या मिलेगा मुझे 4, 3 लेता हूँ तो y क्या मिलेगा 3 2 6, राइट। तो देखो ये फंक्शन हो गया। फंक्शन इन द सेंस ये लाइन देखो y इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन x, और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में या थोड़ी भारी लैंग्वेज में हम लोग ऐसा बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, राइट। सो द वर्ड फंक्शन मस्ट बी नाउ क्लियर टू यू। एग्जैक्टली जो मैथ्स में हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं इस तरह के जो 11th 12th में यूज़ होंगे, तो वैसे कुछ फंक्शंस के मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू साइन x, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू लॉग x, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। इसकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अगेन मैथ्स में आएगा तब सीख लेना, बट अबाउट द फंक्शन आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू। सो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये लॉगरिदमिक फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। और इन सब चीज़ों को जनरल नोटेशन में ऐसा लिखते हैं कि भाई इट इज़ ए फंक्शन ऑफ x। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ax² + bx + c
राइट, इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन है तो इक्वल टू ज़ीरो कंपलसरी होना चाहिए। अगर इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखा है तो सिर्फ इतने से पार्ट को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। और थोड़ा और प्रिसाइजली बोलना चाहे तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। और सपोज ऐसा है ax प्लस बी, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये सारे वर्ड्स आपको आते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं आते हैं तो अपनी जो 6th 7th 8th 9th की टेक्स्ट बुक्स है उनको फेंको मत, काम में आएंगे। ये सारे वर्ड्स उसी में इंट्रोड्यूस होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो आपको वो रिफ़र करने के काम में आएंगे, या तो फिर जब भी ये वर्ड्स आते हैं आपको गूगल करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, सारे तो मैं अभी नहीं समझा सकता। सो फंक्शंस y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये टॉपिक अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एक जनरल नोटेशन है फंक्शन का। फंक्शंस के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिट्स, ये पूरा नया वर्ड है, ये 100% तुमको समझ में आएगा। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज़। तो फंक्शन में से ही लिमिट आता है। सी यहाँ पे ये लिंक है, सेट्स बहुत बरसों पहले, 1000 साल पहले फिलोसोफर्स ने इन्वेंट किया। उस सेट्स में से फिर लोग सोच के साइंस मैथ्स में एडवांस करते करते रिलेशंस बनाने लगे। रिलेशंस में से फंक्शंस आए, उन फंक्शंस में से हमको ये एक एग्जांपल से इतने फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस की डिस्कवरी हुई, जिसकी वजह से मैथ्स और साइंस ने प्रोग्रेस किया। और फंक्शंस के बाद में जो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ वो था लिमिट्स। नाउ व्हाट इज़ ए लिमिट? तो टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड लिमिट, मैं एक फंक्शन लूँगा। लेट अस से आई हैव बीन गिवन वन फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ये फंक्शन है जो हमको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ देता है, और राइट, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट एज y ऑल्सो। y भी ऐसा भी लिखा है, y इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 2, तो इसको ऐसा ही रीड करेंगे कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। और ऐसा भी लिखा है तो इसको भी सेम ही रीड करते हैं कि फंक्शन ऑफ x, सिंपल। तो इस फंक्शन में लिमिट दिख रही है, कुछ इसकी कुछ लिमिट तुम लोगों को नज़र में आ रही है। लिमिट मतलब कि ये फंक्शन की वैलिडिटी कहाँ तक है, कहाँ तक है इस फंक्शन की वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब समझने के लिए बस यही है कि हम रिचार्ज करवाते हैं तो 28 दिन की वैलिडिटी देते हैं, उसके बाद में फिर से रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं तो फ़ोन बंद हो जाता है। वैसे ही ये फंक्शन भी कुछ हद तक वैलिड है, उसके बाद में ये फंक्शन हमको कोई भी वैल्यूज़ नहीं देगा। तो सबसे पहले एक और फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, इस फंक्शन की कोई लिमिट नहीं है। आप x की अलग अलग वैल्यूज़ रखोगे तो आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाएगी। कोई भी वैल्यू डाल दो, -2.89, तो अगेन यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, -386 पॉइंट, या पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू डालो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। बट इस फंक्शन को अगर क्लोजली नोटिस करोगे तो अगर मैं डिनोमिनेटर में x इक्वल टू -2 सब्सटीट्यूट करता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू ढूंढता हूँ -2 पे, तो क्या होगा? -2 का स्क्वायर -1 -2 + 2, तो 4 -1 3 अपॉन 0 आए। इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। यू नो, कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 0 करो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती है हमको। तो दिस इज़ द थिंग टू नोटिस। लेट अस से मैं एक और वैल्यू रखता हूँ, जैसे f ऑफ 1, तो 1 - 1 ऊपर आ गया और नीचे आएगा 1 + 2, तो 0/3। 0 अपॉन समथिंग इज 0, ये वैलिड है, ये कुछ वैल्यू है, 0 इज़ ए वैल्यू। f ऑफ सपोज 2 ढूंढता हूँ, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 + 2 हो जाएगा 4, तो 3/4, दिस इज़ अगेन ए वैल्यू। तो ये फंक्शन मुझे x की कोई भी वैल्यू के लिए एक आंसर देता है, बट जब x की वैल्यू में -2 लेता हूँ तब मुझे कोई भी आंसर नहीं मिलता है। What does it mean? What does it mean? It means that f of x equal to x square minus 1
x प्लस 2, वर्ड्स में अगर मैं लिख दूँ तो ऐसा लिखूँगा मैं, f ऑफ x हैज़ ए लिमिट एट x इक्वल टू -2। मतलब क्या हुआ कि जब मैं -2 सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे कुछ इन्फिनिटी जैसा आंसर मिलेगा, राइट। वंस अगेन लेट मी टेल यू, ये मैं लिमिट का सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लिमिट कैसे आई वो तुम लोगों को पता चल जाएगा, बट लिमिट के जो क्वेश्चंस है, राइट, एग्जैक्टली इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सब इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है मैथमेटिक्स में, तभी पता चलेगा। बट इसका इन्वेंशन क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, वो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो f of x has a limit at x equal to -2, means at x equal to -2 this function will not give me any value, or you can say at x equal to -2 this function is undefined. Let us take one more example. Right, तो अगेन अगर अपना दिमाग लगाते हो तो इसमें कोई लिमिट है कि सारी x की वैल्यूज़ पे मुझे आंसर्स मिलेंगे। अगर मैं 1 रखता हूँ तो यस मुझे आंसर मिलता है। अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो अगेन मुझे कुछ आंसर मिलता है। अगर मैं -1 रखता हूँ तो 1/-1 यानी ये हो जाएगा -1, अगेन मुझे कुछ आंसर मिलता है। तो क्या ऐसी कोई x की वैल्यू है जहाँ पे मुझे फिर से इन्फिनिटी मिल जाएगा, या यू कैन से कि मुझे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा? यस। सो f ऑफ x हैज़ ए लिमिट एट x इक्वल टू 0। 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो समथिंग अपॉन 0, मैंने यहाँ पे बताया कि समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस फंक्शन की भी कुछ लिमिट है। सो दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिमिट इज़, कि ये पर्टिकुलर फंक्शन हमको इन्फिनिटी कब देगा, तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना रहता है, राइट। अब इसको मैथ्स के लैंग्वेज में कैसे लिखें, लिमिट को मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x, इसकी लिमिट है x अप्रोचेस टू द -2, x² -1/x + 2। इसी फंक्शन को थोड़ा एडवांस तरीके से, थोड़ा मोर नॉलेजेबल तरीके से ऐसे लिखते हैं। फिर दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे, f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू 0। सो क्या मिला, अगेन x + 2/x। तो दूसरे फंक्शन को मैं एडवांस तरीके में ऐसे लिखूंगा, लिमिट का LIM ही लिखते हैं, पूरा वर्ड नहीं लिखते। दिस इज अ सिंबॉलिक नोटेशन ऑफ ए मैथ्स, कंपलसरी यही नोटेशंस यूज़ करने हैं, ऐसे ही लिखना है। तो फंक्शन f ऑफ x की लिमिट है, फंक्शन f ऑफ x इसकी भी लिमिट 0 है। अब ये जो मैंने नीचे सिंबल ड्रॉ किया है, ये जो सिंबल ड्रॉ किया है पहले फंक्शन के लिए, ये वाला सिंबल है। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स, इसको वर्ड्स में अगर हम लोग बोले तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, x टेंड्स टू -2। मतलब कि एज x अप्रोचेस -2 फंक्शन अप्रोचेस इट्स लिमिट। मतलब कि मैं f ऑफ x की वैल्यूज़ रखते जाता हूँ। जैसे f ऑफ 1 रखा मैंने तो क्या मिला मुझे, 0/3, अगेन ये वैलिड वैल्यू है। f ऑफ सपोज मैं 0 रखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, -1/2, राइट। तो मुझे -1 ये भी वैल्यू है। f ऑफ -1 रखूँगा तो अभी मुझे क्या मिलेगा, -1 रखूँगा तो 1 - 1 + 2, यानी ये मुझे मिलेगा 0/1। तो ये भी एक सही ही वैल्यू है। f ऑफ -1.5 रखूँगा तब भी मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी। सो अगर नोटिस करो यहाँ पे, तो एज यू गो फ्रॉम पॉजिटिव नंबर्स टू 1, 0, फिर -1, राइट, और जैसे ही -2 पे आते हो ये फंक्शन की लिमिट अटेंड हो जाती है। मतलब ये फंक्शन इस पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई भी आंसर नहीं देगा। फिर वापस -2.1 रखोगे तो ये आंसर देने लगेगा, -2.2 रखोगे तो ये आंसर देने लगेगा।
मतलब इस फंक्शन की लिमिट है -2। इफ़ वी टॉक इन द कॉमन लैंग्वेज तो हमारी भी कुछ लिमिट्स होती है, जैसे कि टीचर ऐसा कहता है कि भाई स्टैंड अप, तो हम खड़े हो जाते हैं, गेट आउट ऑफ द क्लास तो बाहर भी चले जाते हैं। बट टीचर आके अगर तुमको पर्सनली पेरेंट्स पे या कुछ गाली गलौज करता है तो किसी स्टूडेंट्स की लिमिट आ जाती है, वो सामने ऐसा बोलते हैं, हाँ क्या मैंने क्या किया है, राइट। तो सेम थिंग इन मैथमेटिक्स ऑल्सो, इस फंक्शन की लिमिट है -2। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, दिस फंक्शन हैज़ ए लिमिट 0, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, राइट। और इट्स लिमिट्स के कुछ फॉर्मूलाज भी है, राइट, कि इन लिमिट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने तुम लोगों को सॉल्यूशन बताया ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके आगे भी फॉर्मूलाज और डिस्कशंस है, राइट। बट नाउ यू शुड बी वेरी क्लियर विद द वर्ड लिमिट। सो ये एक पार्ट है लिमिट का। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं हम लिमिट्स के, राइट। तो वो गहराई में जाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लूँगा। लेट अस से आई टेक एन एग्जांपल f of x इक्वल टू 2x। इसकी क्या लिमिट है? तो लीनियर फंक्शन है, राइट। कुछ भी वैल्यू रखो x की, कुछ भी वैल्यू रखो, इस फंक्शन की कोई लिमिट नहीं है। बट लेट अस से मुझे छोटे बच्चों को ये क्या देगा, ये फंक्शन मुझे 2 का टेबल देगा। 2 1 2, फिर x की वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 2 4, 2 3 6। So you can say this is a function of x which gives me the table of 2, right? तो table of 2 अगर किसी को बोले कि write table of 2, तो ये साइंटिफिक तरीके से हम लिख सकते हैं, this is a table of 2। x की कोई भी वैल्यू रख दो तो उनको table of 2 मिल जाएगा। 2 इंटू 1.1 करना है तो भी आंसर मिलेगा, 2 इंटू 1000 करना है तो भी आंसर मिलेगा, राइट। ये जनरल नोटेशन है टेबल ऑफ 2 का। तो टेबल ऑफ 2 का एक फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। सो इस फंक्शन की कोई लिमिट नहीं है। बट लेट्स से किसी 6th 5th 4th के बच्चों को अगर हम लोग 2 का टेबल पढ़ा रहे तो ऑब्वियसली 2 इंटू 1.1 तो हम नहीं पढ़ाते, उसको 2 1 2 से लेके 2 10 20 तक ही पढ़ाते हैं। तो हम लोग ऐसी कुछ लिमिट स्पेसिफाई कर देते कि x टेंड्स टू 10, x टेंड्स टू 10। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस फंक्शन को हम लोग x की वैल्यू 10 तक पहुंचती है वहीं तक ही इसको एक्सपांड करेंगे। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू, राइट, हम लोग 10 तक ही इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो एक लिमिटेशन डाल दी हम लोगों पे। तो ये एक स्टैंडर्ड 4 के लिए लिमिटेशन है कि स्टैंडर्ड 5 के लिए लिमिटेशन है कि भाई 10 तक ही डाल सकते हो। तो चलो हम लोग डाल के देखते हैं। और इसमें अब x की वैल्यू क्या 1.1 भी ले सकते हैं, 1.2 भी ले सकते हैं। तो एक और कंडीशन हम लोग ऐड करते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब ये परफेक्टली 2 का टेबल ही देगा। सो लेट अस स्टार्ट। y इक्वल टू, जब हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या आंसर मिला मुझे 2। जब अब मैं 1.1 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दी है कि भाई नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो 2 2 4, 2 3 6, राइट। और वैसे वैसे करके लास्ट में जो वैल्यू मैं डाल सकता हूँ इसकी 10 है, 20। तो ये लिमिट का दूसरा मतलब है। पहला मतलब ये था कि भाई ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे। पहला मतलब क्या था कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, वो इन्फिनिटी वैल्यू देता है। ऐसी वैल्यू देता है जिसको हम लोग वर्ड्स में नहीं लिख सकते, ऐसा सिंबल से ही हम लोग लिखते कि भाई इन्फिनिटी, और उसका कोई मतलब होता ही नहीं है। जब अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि मैं आपको इनफाइनाइट पैसे दूंगा तो आप क्या सोचोगे दिमाग में? चलो 1000 रुपये ले लेते हैं, 10,000 ले लेते हैं, 10 लाख ले लेते हैं, या फिर 10 के आगे 0 0 0 0 0 डालते ही जाओगे, उतने ले लेते हैं। एक्चुअली में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तुम कुछ ऐसा सोच ही नहीं पाओगे कि भाई कितनी बड़ी वैल्यूज़ हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो दिस फंक्शन हैज़ ए लिमिट -2। So this is the one meaning of a limits, right? What is the first meaning of a limit? That the function gives some undefined value, or you can say function does not give any value at one particular number.
दूसरा मीनिंग है कि हम जानबूझ के लिमिट लगाते हैं किसी वजह से, कि जैसे मुझे 2 का टेबल 4th में 5th में पढ़ा था तो मैंने ये एक लिमिट लगा दी कि भाई यही लिमिट तक है। अब जैसे मुझे 2 का टेबल स्टैंडर्ड 11 12th में पढ़ाना है तो फिर मैं बाद में सिर्फ ऐसा ही लिखूंगा एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 10 2x, और कंडीशन क्या डालूंगा, x बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर, r का मतलब रियल नंबर। अब देखो सेम चीज़ 4th 5th से 11 12th में आते आते कितनी हार्ड हो गई। अब बनाओ इसका टेबल, तो लेट से जब मैं वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 × 1 मुझे 2 मिलेगा, बट जब मैं वैल्यू ऐसी रखता हूँ 1.2 तो मुझे क्या मिलेगा 2.4, क्योंकि रियल नंबर है। रियल नंबर यानी कोई भी नंबर, कुछ भी ले सकते हो इधर, राइट। अब सपोज मैं ऐसा डाल दूँ 2 × 2.8967, अगेन कैलकुलेट करो तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया, राइट। सो दिस इज अगेन व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस डिस्कशन कि दिस इज द सेकेंड मीनिंग ऑफ ए लिमिट, के जानबूझ के हम लोग एक स्पेसिफिक लिमिट रख देते हैं। सो ये दो मतलब है वर्ड लिमिट के। लिमिट्स के कुछ फॉर्मूलाज है जो हम लोग स्टैंडर्ड 11th में मैथ्स और फिजिक्स दोनों में कॉमनली यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूलाज भी आप लोग PDF चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, ईमेल भी कर सकते हैं मुझको, राइट। सो जो फॉर्मूलाज है वो अब मैं लिखूंगा। लिमिट को ऐसे भी लिखते हैं, मैं तो ऐसा पूरा ही LIM लिखता हूँ, बट टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखते हैं LT 2x एक्सटेंडिंग टू 0 10, बट वो लोग टाइपिंग करते हैं ना तो ये अच्छे से आता है, बट जब हम लोग हैंड रिटन लिखते हैं तो ऐसा लिखने की जगह पे ये लिखना ज़्यादा बेटर होता है। LIM पूरा लिमिट को ऐसे भी डिनोट करते हैं, राइट, बट दिस इज़ मोर कंफर्टेबल वे टू राइट। सो लेट अस सी द फॉर्मूला। सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगेन ये तो अगेन बहुत सिंपल चीज़ है समझना कि थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो आंसर क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो ये लिमिट क्या कहती है कि तुम लोग 0 से पहले या 0 के बाद में कोई भी वैल्यूज़ रखो, मैक्सिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की मुझे मिलेगी वो होगी 1। आई एम नॉट गोइंग मच डिटेल्स इनटू हाउ इट केम, ये कैसे आया, वो अगेन एक थियोरिटिकल और माथा दुखाने वाला डिस्कशन है, बट ऐसा समझ लो कि ये एक फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1। फिर अगर मैं ये ऐसा भी एक है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ये भी एक लिमिट है, राइट। यू नो साइन 0 क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या मिलेगा 0, राइट। पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी तुमने 10th में कि साइन 0 इज 0। सो दिस इज वन फॉर्मूला। देन नेक्स्ट यू हैव, अगर कॉस थीटा में तुम वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा में अगर वैल्यू 0 रख दोगे तो, ये दूसरे मीनिंग वाला है, हाँ, फर्स्ट मीनिंग वाला नहीं है। ये वाला तो मैथ्स में बहुत डिटेल में आता है कि भाई ढूंढो इस फंक्शन की लिमिट कहाँ है। दूसरा आता है कि भाई फंक्शन की लिमिट ये है तो आंसर क्या मिलेगा। तो दूसरा वाला मीनिंग के बेसिस पे ये फॉर्मूला है कि थीटा की वैल्यू अगर 0 है, राइट, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो इसका आंसर क्या मिलेगा तुमको। तो कॉस 0 क्या होता है 1, राइट। सो 1 एक और फॉर्मूला ऐसा, थीटा इक्वल टू 0 टेन थीटा, इसकी वैल्यू भी 0 ही मिलेगी तुमको, सॉरी थीटा मिलेगी, थीटा 0 नहीं थीटा। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1। बस इतने फॉर्मूलाज तुम लोगों को बेसिक मैथ्स में याद रखने हैं। ये कुछ नया आया, जो भी हम लोगों ने 1 2 3 4 5 लिया था, राइट, उसमें से हम लोग फंक्शंस डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, फंक्शंस और लिमिट्स। और अब हम लोग जाएंगे हमारे
6th नंबर के टॉपिक पे डिफरेंशिएशन, राइट। कुछ भी समझ में नहीं आया है या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। 11th एंड 12th ये एक जंग है, इट्स ए वॉर, तो तुमको ही लड़ना है। बट मैं तुम्हारा क्या कहते हैं ऐसे गाइड बन सकता हूँ कि भाई इस तरह से अटैक करो एग्ज़ाम पे तो अच्छा स्कोर आएगा, राइट। सब कुछ पढ़ के अच्छे मार्क्स आएंगे ऐसा नहीं है। टेस्ट होती है ना, एग्ज़ाम्स होती है स्कूल में, राइट, कि भाई 2 चैप्टर्स आने वाले हैं तो हमको वो 2 चैप्टर्स में से स्टेप 1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जो हमको 12th में भी काम में आएंगी या भविष्य में भी काम में आएगी, वो सब चीज़ें हम पहले पढ़ लेते हैं। फिर जो सेकेंड स्टेप पे हम लोग वो चीज़ें पढ़ते हैं जो हमको कम इंटरेस्ट आता है। तो ये एक वॉर है, एज आई सेड कि ये बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। इसमें एक तुम लोगों की एक स्ट्रेटेजी से ही तुम लोग इसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे, राइट। बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलेंगे तुमको, एटलीस्ट कुछ नहीं तो नॉलेज बहुत सारा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस युद्ध में, इस वॉर में डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, राइट। लास्ट 15 ईयर्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प की है, गाइड किया है, राइट। जो भी उन लोग की प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करते थे, खास करके मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में सॉल्व की हुई है, तो तुम्हारी भी होगी ही होगी, राइट। सो डटे रहो, मेरा यही नारा है, डटे रहो, स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड फाइट 11th एंड 12th। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।